जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अचीवर्स पॉइंट में आज हम गणित की पहली कक्षा को पढ़ेंगे। जैसा कि गणित के सिलेबस मैंने आपको पहले बता दिया है और अब हमें गणित में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको कि जैसा मैंने अपने सभी वीडियोस में डाला है कि ये पटवारी के लिए है, तो सिर्फ पटवारी के लिए नहीं, गणित, रीजनिंग, हिंदी और ये जो मुख्य विषय हैं गणित, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश, ये आपके सीआरपीएफ, बीएसएफ, कांस्टेबल, जेल प्रहरी सभी में काम आएंगे। तो इनको सभी इन सब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं सबसे पहले संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्या कहते किसको है। तो संख्या का अर्थ है कि वह माध्यम या वे नियामक पद्धतियां जिसके कारण हम किसी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को गिनते हैं, काउंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संख्या। तो संख्या क्या है? जिससे हम गिनते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? गिनते हैं। गिनने का माध्यम, जो हमारा गिनने का माध्यम है वो हमारा क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। संख्या में क्या हो सकता है? 1 2 3 4 हो सकता है, क ख ग घ हो सकता है, ABCD हो जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो सकता है। संख्या का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि नहीं 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो वो संख्या है। संख्या में कुछ भी आ सकता है जिससे हम किसी चीज को गिनते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये सभी हमारे क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। यहाँ पे हम जो बात करते हैं, तो हम जो पढ़ते हैं वो हम अरेबिक पद्धति को पढ़ते हैं। आजकल जो हिंदी की अपनी है 1 2 3 4 5 6, इसको तो हम भूल चुके हैं, ये तो आता ही नहीं, कोई लिखेगा तो हमें समझ में ही नहीं आएगा, वही खाता में लिखा जाता है। आज हम जो पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी अरेबिक पद्धति है। हम अरेबिक संख्याओं का यूज करते हैं। इसके अलावा क ख ग घ है, देवनागरी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सारी चीजें हैं। तो कोई समस्या नहीं है, हम इसको पढ़ते चलते हैं और आगे करते चलेंगे। तो देखिए क्या आता है। संख्याओं को हमने सबसे पहले दो भागों में बांटा है। एक होती है धनात्मक संख्या और एक होती है ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या होती है? तो धनात्मक संख्या शून्य से लेकर, ये देखिए एक है एक दिशा, एक है दूसरी, इसको हम कहते हैं हमारे हाथ की दाएं दिशा, इसको कहते हैं बाईं दिशा। तो शून्य से लेकर दाहिने ओर जो संख्याएं बढ़ती हैं अनंत तक, ये सभी धनात्मक कहलाती हैं। और शून्य के पहले बाईं ओर जो संख्याएं होती हैं अनंत तक, ये हमारी क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। तो मुख्य रूप से हमारी संख्या के दो भाग ये हो गए। अब इसके अलावा और क्या भाग होते हैं? तो देखिए संख्या के अंदर क्या आता है। तो संख्या के पहले हम दो भाग पढ़ेंगे। एक होता है सम संख्या और एक होता है विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, 2 का पूर्ण भाग चला जाए या पूर्ण विभाजित हो, तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, सम संख्या कहलाएगी। उदाहरण है 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ये सभी हमारी सम संख्या कहलाएंगी जिसमें 2 का गुणज हो, या हम कह सकते हैं 2 का गुणज हो। अगला होता है विषम संख्या। तो इसका जस्ट विलोम हो जाएगा वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए। पूरा पूरा भाग ना जाए का तात्पर्य है जिसमें कुछ शेषफल बचे और दशमलव लेना पड़े हमें। उदाहरण के लिए 1 3 5 7 9। तो पहले हमारी हो गई सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या विषम संख्या से हमारे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, जैसे 1 से लेकर 50 तक सम संख्याओं का योग, 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग। तो इसका जो फार्मूला होता है उसके बारे में बताएंगे कि इसके फार्मूला से हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए सम विषम के बाद इसके और प्रकार जो है, तो अगला जो है मुख्य प्रकार जो है वो हमारा भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य, तो इसको देखेंगे। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए। कहने का तात्पर्य है दो संख्याएं कौन कौन सी? तो एक हो गई जिसका पूरी दुनिया में कहीं भाग चला जाएगा, एक दूसरी हो गई वो तो स्वयं, इसके अलावा तीसरी का भी भाग जाना चाहिए, उसको हम कहते हैं क्या? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या। अब
भाज्य और अभाज्य आया है, तो मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि जो एक है वो ना भाज्य में आती है ना अभाज्य में आती है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि एक ना भाज्य में आती है ना अभाज्य में आती है। तब हमारी सबसे छोटी जो है भाज्य कौन सी कहलाएगी? तो सबसे छोटी भाज्य हमारी संख्या कहलाएगी जो कि है 4। एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटी ऐसी संख्या है जो ना कि भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सॉरी, एक सबसे छोटी संख्या है जो ना भाज्य है ना अभाज्य है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है हमारी वो 4 है। तो इसके बाद हम चलते हैं 4 के अलावा भाज्य संख्याएं क्या क्या है। 4 के बाद 6। 4 में देखिए क्यों भाज्य है, 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। 6 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 6 का भी भाग जाता है। 6 के बाद हमारी जो भाज्य संख्या है वो है 8, फिर है 9, फिर है 10, फिर है 12, फिर 14, 15। जैसे 9, कई लोग को लगा होगा 9 कैसे भाज्य संख्या है, तो 9 1 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है और 9 का भी भाग जाता है। इस प्रकार से भाज्य है। अब है आगे अभाज्य। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा देखेंगे, बहुत स्पष्ट है। वह संख्या जिसमें सिर्फ 1 व 9 का भाग जाए, जिसमें या तो 1 का व स्वयं का, जिसमें या तो 1 का भाग जाए या स्वयं का भाग जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या है? जिसमें सिर्फ 1 का स्वयं का जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है हमारी है वो 2, 2 के बाद हमारी अभाज्य संख्या है 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, फिर है 13, फिर है 17, फिर है 19। इस प्रकार इसके बाद देखिए तो अभाज्य संख्याएं क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, जिसमें 1 का भाग जा रहा है या स्वयं का जा रहा है, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। अब 1 से लेकर के 50 तक कितनी भाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं 1 से 50 तक होती हैं 15, और 50 से लेकर के 100 तक हमारी होती हैं 10 संख्याएं। तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से लेकर 100 तक 25 भाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। तो ये हो गया हमारा सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? तो इसके बाद हम देखते हैं संख्या पद्धति की जो अन्य प्रकार है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है आप उसको हमारे कांटेक्ट नंबर में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, और इससे संबंधित जो प्रश्न भी रहेंगे हम उसको भी हल करवाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको अन्य प्रश्न चाहिए जिसे आप हल करना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे कांटेक्ट नंबर जो कि हमारे लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और यदि आप चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं, वो है 9455785598। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, एक्सक्यूज पॉइंट के लिए। अब जो हमारी आगे की संख्याएं हैं, सम विषम हो गई, भाज्य भाज्य हो गई, फिर हमारी आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के पहले हम जो मुख्य और संख्या हमने पढ़ लेते हैं, जैसे क्या होता है? एक होती है प्राकृत संख्या, फिर है हमारे पास दूसरी है पूर्ण संख्या, और तीसरी है पूर्णांक। तो ये संख्याओं को हम देखेंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जिससे हम गिनती स्टार्ट करते हैं, या ये हमारी समझाने की भाषा है, जिससे हम गिनती स्टार्ट करते हैं। किंतु हम प्राकृत संख्या क्या 1 से लेकर धनात्मक संख्याएं, 1 से लेकर धनात्मक संख्याएं हमारी क्या होती है? 1, 2, 3, 4 धन दिशा में जो संख्याएं 1 से होंगी उसको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है। पूर्ण संख्याएं हमारी, तो पूर्ण संख्या 0, 1 से लेकर धनात्मक संख्या, अर्थात प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य जोड़ दें तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण प्राकृत संख्याओं में शून्य जोड़ दें तो पूर्ण संख्या कहलाती है। 0, 1 से लेकर धनात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या वे संख्याएं जिनमें धनात्मक व ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है। धनात्मक ऋणात्मक यदि दोनों है तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे कि
किसी समुच्चय में लिखा हुआ है ऋण 3, ऋण 5, 0 या 2, 3, तो ये क्या जाएगी, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इसके अलावा जो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या है, इनको देखने के बाद हम देखते हैं परिमेय, अपरिमेय और मिश्र दशमलव के बारे में। बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमें जब तक ये बेसिक ज्ञान नहीं होगा, आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम देखते हैं, ये हो गई प्राकृत 1 से लेकर धनात्मक दिशा में, पूर्ण संख्या 0 1 से लेकर धनात्मक दिशा में, और पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो जिसमें धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, दोनों आती हैं। चलिए इसको नोट करते चलिए। अगर समय आपको लगता है कि नहीं कुछ जल्दी हो रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं कि नहीं सर जल्दी हो रहा है, हमें क्या करना है, थोड़ा और समय चाहिए, तो हम इसको और समय देकर के आपको बताएंगे। किंतु हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा भाई, बिना उसके काम हमारा चलेगा नहीं। फिर हमारा आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं p बटे q का अर्थ है अंश और हर के रूप में, और जहां पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारा हर 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी संख्या में अगर हम 0 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा भाई। 0 का भाग दो, ये देखो 5 में 0 का भाग दो, 0 0 0 0 0 5 0 0 दहाम 0, कुछ भी करो 0 नहीं होता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनंत काल तक चलती जाएगी, संख्या कभी रुकेगी नहीं। इसलिए हर में 0 नहीं होना चाहिए। इसका एक उदाहरण है 5/7, 3/9 या 3/8। अगर कोई संख्या नॉर्मल 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। क्यों, अगर संख्या के बटे में कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं अपरिमेय संख्या में। तो देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य जैसे पाई हो गया, या 22/7 इसका मान जो है, या 3.1417, जो मान दशमलव में चल रहे हैं, या कोई संख्या ऐसी क्या है जिसको हम रूपक मान लेते हैं, है ना, अल्फा बीटा गामा हो गया, इसको हम ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं। या अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है 3.33 बार विनकुलम लगा हुआ है इसके ऊपर, तो ये हमारी परिमेय संख्याएं नहीं कहलाती। इसके अलावा जो मान करनी में दिए हैं, जिनका पूर्ण मान प्राप्त नहीं होता है, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इनका मान पूर्ण नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है। तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा हमारे पास और कौन से मान है, तो परिमेय और अपरिमेय इस प्रकार से क्लियर है। परिमेय अपरिमेय का जो मान निकालना होता है वो हम आसानी से कर सकते हैं, अंश और हर को देख करके या भाग विधि से। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो मुख्य दो बिंदु बचे हुए उन्हें भी खत्म करते हैं। फिर हम करेंगे कुछ प्रश्नों को, या हम कुछ प्रश्नों को भेजेंगे जिन्हें जो प्रारूप या बेसिक रूप होंगे, जिन्हें हमें समझना होगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। और जैसा कि दोस्तों बता दूं कि ये सभी जो मान हैं ये हमारी सभी कक्षाओं में काम आएंगे, 1 से 12 तक, 1 से 10 तक, या हम कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी करें सभी ये काम आएंगे। फिर हमारे होते हैं सहभाज्य। तो सहभाज्य और सहअभाज्य। सहभाज्य किसे कहते हैं, वे भाज्य जो साथ साथ आते हैं और भाज्य होते हैं। वे भाज्य जो साथ साथ आते हैं, जो साथ साथ आते हैं और भाज्य होते हैं, भाज्य होते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं 8 9 साथ साथ है और भाज्य भी है, इसको हम क्या कहते हैं, सहभाज्य। ठीक है, 9 10 हो गया, फिर आपका हो गया 14 15 हो गया, ये सब हमारे सहभाज्य कहलाते हैं। सहअभाज्य सेम इसी की परिभाषा रहेगी कि वे अभाज्य, क्या हो जाएगी, वे अभाज्य जो साथ साथ आते हैं और अभाज्य होते हैं। जैसे कि हमारे क्या हो गए 11 और 13 अभाज्य भी हैं और साथ में भी आते हैं। 7 9 11 13 17 19 ये हमारे क्या कहलाते हैं, सहअभाज्य। तो ये हमारे हैं जो मूल
परिभाषाएं जिसके कारण से हम प्रश्नों को हल करते हैं, ये हमने आज पार्ट 1 में पढ़ा है। ठीक है, तो जुड़े रहिए। अब हम प्रश्नों को भेजेंगे या कुछ प्रश्नों करेंगे अगले वीडियो में।